दुनिया की शुरुआती दो महान सभ्यताएं, एक ऐसी जगह है जहां कानून, टैक्स और साम्राज्य पैदा हुए, दूसरी जहां पर बिना राजा और बिना सेना के लोग शांति से रहते थे। फेमस हिस्टोरियन गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं कि सभ्यताओं के स्टैंडर्ड पर ये दो महान सभ्यताएं परफेक्टली फिट बैठती हैं। एक है इसमें से मेसोपोटामिया की सभ्यता और दूसरी है हड़प्पा सभ्यता। आज हम इन दोनों को आमने सामने रखेंगे। एक तरफ हड़प्पा सभ्यता को, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा वेल प्लान्ड शहरी सभ्यता में से एक माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ मेसोपोटामिया वो सभ्यता है जहां पहियों का घूमना शुरू हुआ, जिसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। आज हम अलग अलग पैरामीटर्स पर देखेंगे कि ये दोनों ही सभ्यताएं अपने अपने फॉर्म में कितनी अलग थी और दोनों में किस हद तक सिमिलैरिटी थी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो इस वीडियो में हम 5 से 6 पैरामीटर रखेंगे: एरिया, सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम और इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। साथ ही हम जानेंगे डिक्लाइन के बारे में भी। ये एक ब्रॉड स्ट्रक्चर होगा और बिलीव मी, आपको शॉक भी लगेगा दोनों के बारे में जानते हुए। सबसे पहले बात करते हैं एरिया और टाइम पीरियड के बारे में, यानी कि कब ये दोनों सभ्यताएं अस्तित्व में आई और कितने टाइम पीरियड तक कितने बड़े एरिया में रही। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा से थोड़ी पुरानी मानी जाती है। मेसोपोटामिया सभ्यता जो है उसकी शुरुआत 3500 ईसा पूर्व के आसपास हो गई थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता अपने मैच्योर फेज में लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच रही। मतलब ये कि मेसोपोटामिया के लोग जब बड़े शहर बसा चुके थे, तब हड़प्पा अपने शुरुआती स्टेज में था। मेसोपोटामिया को इसी वजह से सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया में एक के बाद एक अलग अलग टाइम पीरियड में कई अलग अलग सभ्यताओं के फेजेस आए, सुमेरियन से लेकर बेबीलोनियन तक। जबकि हड़प्पा को अगर देखें तो हड़प्पा एक स्टेबल अर्बन फेज में रहा। सुमेरियन सभ्यता ने दुनिया की पहली लिपि डेवलप की, जिसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। सेकेंड स्टेज में एम्पायर्स दिखते हैं, जैसे कि अकाडियन और बेबीलोनियन। ये करीब 2300 ईसा पूर्व की बात है, जब मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच ट्रेड अपने पीक पर था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया में मेसोपोटामिया पहले डेवलप हुई और अलग अलग फेजेस में अलग अलग सभ्यताओं द्वारा डेवलप हुई। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि हड़प्पा मेसोपोटामिया से कम डेवलप्ड था। ये दोनों सभ्यताएं अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में पली बढ़ी थी। एक तरफ थी मेसोपोटामिया, जो दजला और फरात, जिन्हें टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर भी कहा जाता है, उसके आसपास डेवलप हुई। इन नदियों के आसपास का पूरा एरिया बहुत फर्टाइल था, अच्छी खासी फसलें यहाँ पर होती थी। लेकिन यही रिवर इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि यहाँ किसी भी टाइम पर बाढ़ आ जाती थी, जो पूरे शहर के शहर को तबाह कर देती थी। कई बार यहाँ अच्छा खासा सूखा भी पड़ जाता था। इसी के चलते मेसोपोटामिया में रहने वाले लोगों की लाइफ स्ट्रगल करने वाली हो गई और नेचर से लड़ने वाली हो गई। इससे सीखते हुए लोगों ने सिंचाई के लिए नहरें बनाई, डैम बनाए और अलग अलग लेबर अलग अलग काम के लिए यहाँ की स्पेशलिटी बन गई। इसी के चलते एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और पावर की नीड पैदा हुई, जिससे आगे चलकर यहाँ साम्राज्यों का भी विकास हुआ। वहीं अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि रावी, सतलुज, चेनाब, झेलम और घग्गर हाकरा, इन सारे एरियाज के आसपास बहुत बड़े फैले हुए मैदानों में इनका विकास हुआ। इन नदियों में बाढ़ का टाइम लगभग फिक्स था। हिस्टोरियन एल बाशम बताते हैं कि सिंधु क्षेत्र की खेती इतनी स्टेबल थी कि यहाँ बड़े पैमाने पर फूड सरप्लस पैदा हुआ और इस सरप्लस के दम पर खेती से अलग हटकर लोगों ने काम करने शुरू किए, जैसे कि ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन और शिल्प। यही वजह है कि हड़प्पा में हमें ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड सिटीज मिलती हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अर्बनाइजेशन वाले सेक्टर में। फिलहाल अगर इस एस्पेक्ट से आगे बढ़कर हम एक दूसरे एस्पेक्ट को देखें तो हड़प्पा कहीं आगे नजर आता है। यह एस्पेक्ट है एरिया का। हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी लगभग 12.9 लाख वर्ग किलोमीटर में। आज का भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा था इसमें, जबकि मेसोपोटामिया मेनली आज के इराक तक ही लिमिटेड था। हड़प्पा के मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी जैसे शहर प्लानिंग और साइज में मेसोपोटामिया से कहीं आगे थे। अच्छा, एक फन फैक्ट बताता हूं आपको। मार्टिमर व्हीलर नाम के हिस्टोरियन ने क्लेम किया था कि हड़प्पा सभ्यता शायद मेसोपोटामिया की कॉलोनी जैसी थी, क्योंकि हड़प्पा बाद में डेवलप हुई। ये कॉलोनियल थॉट था जो आज तो कोई नहीं मानता,
लेकिन एक टाइम था जब मार्टिमर व्हीलर जैसे लोगों की कमी नहीं थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक कॉलोनी बनाने पर तुले हुए थे। खैर, अभी तक मैंने आपको दोनों की ज्योग्राफी बताई है। आपको बताऊं तो ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है सभ्यताओं के धर्म और सोसाइटी पर। इंटरेस्टिंगली इन दोनों सभ्यताओं में धर्म और समाज बहुत ही अलग अलग था। मेसोपोटामिया में धर्म पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनल था। यहाँ का सबसे बड़ा सच थे वहाँ के जिगुरत। ये जिगुरत असल में ईंटों से बने बड़े बड़े सीढ़ी नुमा टेम्पल थे जो शहर के बीचों बीच मौजूद थे। मेसोपोटामिया के लोग मानते थे कि उनके देवता इन पहाड़ जैसे ऊंचे मंदिरों में रहते हैं। मेसोपोटामिया के जो मुख्य देवता थे उनका नाम था अनु यानी आकाश, एनेलिल यानी तूफान के देवता और इनन्ना यानी प्रेम और युद्ध की देवी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेसोपोटामिया में धर्म और पॉलिटिक्स एक ही सिक्के के दो पहलू थे। मेसोपोटामिया के राजा खुद को देवताओं का दूत बताते थे। मंदिरों की अपनी जमीन, अपना खजाना और समाज पर इनका पूरा कंट्रोल होता था। इस कंट्रोल में आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट भी था। मेसोपोटामिया के लोग मौत के बाद की जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा डरे रहते थे। उनके लिए नरक एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ धूल और सन्नाटा था। इसीलिए वो अपने देवताओं को खुश करने के लिए बलि और चढ़ावा चढ़ाते थे। अब ये सब कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का भी इम्पैक्ट था, क्योंकि मेसोपोटामिया में नेचर को एक ऐसे पावर की तरह देखा गया जिससे कि स्ट्रगल करना पड़ता था। यही वजह है कि मेसोपोटामिया के देवता अक्सर गुस्से में दिखाए गए। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें हड़प्पा की, तो यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह मिली कि पूरे हड़प्पा में कहीं पर भी एक टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिला। हिस्टोरियन जॉन मार्शल से लेकर तमाम आर्कियोलॉजिस्ट को कहीं भी टेम्पल नहीं मिला। मोटे तौर पर हिस्टोरियंस हड़प्पा के धर्म को नेचर और अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी का मिक्स मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान टेराकोटा की कई महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं। एक मुहर में तो एक महिला के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। इस बेसिस पर हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह धरती माता या फर्टिलिटी की देवी को दिखाता है। यहाँ पर पशुपति मुहर भी मिली है जिसे मेडिटेशन की पोजीशन में बैठा हुआ दिखाया गया है। इससे अंदाजा यह लगाया जाता है कि हड़प्पा के लोग शायद योग और ध्यान के बारे में जानते थे। धर्म के सबूत को ग्रेट बाथ से जोड़ा जाता है। मोहनजोदड़ो में और धौलावीरा में ये देखने को मिलते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि ये कोई नॉर्मल स्विमिंग पूल नहीं था। माना जाता है कि हड़प्पा के लोग पीपल के पेड़, सांड, नाग और स्वास्तिक के चिन्ह की पूजा करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ताबीज यानी एमुलेट्स भी पहनते थे, जिसका मतलब है कि वो बुरी नज़र और जादुई शक्तियों में भी शायद विश्वास रखते थे। कुल मिलाकर इतिहासकार मानते हैं कि मोटे तौर पर मेसोपोटामिया का धर्म एक पब्लिक डिस्प्ले था, यानी बड़े मंदिर, बड़े जुलूस। लेकिन हड़प्पा का धर्म शायद निजी और पर्सनल था। हड़प्पा के लोग शायद घरों में पूजा करते थे या नदियों के किनारे पूजा करते थे। एक और बड़ा अंतर आपको दिखेगा अंतिम संस्कार के तरीकों में। मेसोपोटामिया में राजाओं को भारी सोने चांदी के साथ दफनाया जाता था। एग्जाम्पल के लिए ऊर शहर के शाही कब्रिस्तान को आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं हड़प्पा में कब्रें बहुत ही सिंपल थी, सादी थी। उसमें बस कुछ मिट्टी के बर्तन और मनके देखने को मिलते हैं। यह दिखाता है कि हड़प्पा के लोग दिखावे की बजाय लाइफ की सादगी में यकीन रखते थे। मेसोपोटामिया की आर्ट और इसका लिटरेचर भी इसी धार्मिक और शाही थॉट प्रोसेस को दिखाता है। मूर्तिकला में देवताओं और राजाओं को बेहिसाब ताकतों के साथ दिखाया गया है। मेसोपोटामिया का गिलगमेश का महाकाव्य न सिर्फ एक लिटरेचर है, बल्कि वो लाइफ, डेथ और अमरता को लेकर मेसोपोटामिया के लोगों की सोच को बहुत ही क्लियरली दिखाता है। ये ग्रंथ दिखाता है कि वहाँ का समाज मौत को लेकर, मौत के बाद के जीवन को लेकर काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक उसको मानता था। ये उनके धार्मिक विश्वासों को भी दिखाता है और उनके धर्म में भय आधारित चीज़ों को दिखाता है। वहीं सिंधु घाटी की कला अगर आप देखें तो इसमें साइज में छोटे लेकिन तकनीकी रूप से काफ़ी मैच्योर चीज़ें दिखती हैं। कांसे की डांस करती हुई लड़की, पत्थर की पुजारी के शेप और अलग अलग तरह की मोहरें दिखाती हैं कि यहाँ पर क्राफ्ट काफ़ी हद तक मैच्योर था। इन आर्टिफैक्ट्स में शक्ति प्रदर्शन की बजाय बैलेंस और रियलिज्म दिखाई देता है। हिस्टोरियंस के हिसाब से ये कला सामाजिक जीवन से जुड़ी थी, ना कि स्टेट और रिलीजन के प्रचार से। अब बात करते हैं दोनों सभ्यताओं के समाज के बारे में, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है जानने में। मेसोपोटामिया के समाज को अगर आप देखें तो ये समाज एक पिरामिड की तरह था। सबसे ऊपर राजा और फिर उसकी फैमिली होती थी। राजा को भगवान का भेजा हुआ दूत माना जाता था और उसकी ताकत सबसे ज़्यादा होती थी। फिर उसके बाद आती थी वो क्लास जिसके पास अच्छे खासे राइट्स होते थे। इसमें पुजारी, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और बड़े बड़े ट्रेडर्स आते थे।
फिर उसके बाद आते थे वो लोग जिनके दम पर लिटरली ये सभ्यता खड़ी थी, यानी कि किसान। वही हड़प्पा सभ्यता को अगर देखा जाए तो ये इससे बिल्कुल अलग थी। हड़प्पाई समाज की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका सिटाडेल यानी दुर्ग और निचला शहर का पार्टीशन था। लेकिन यहाँ पर मेसोपोटामिया की तरह राजा के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। हिस्टोरियंस आज भी हैरान है कि हड़प्पा को आखिर चलाता कौन था। यहाँ ना तो कोई बड़ा महल मिला, ना राजा की कोई मूर्ति मिली। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि यहाँ पर ट्रेडर्स की एक परिषद यानी ओलिगार्की का शासन हो सकता है। माना जाता है कि हड़प्पा मेनली एक ट्रेडिंग कम्युनिटी वाली सोसाइटी थी। यहाँ बुनकर, कुम्हार, ईंट और मनके बनाने वाले कारीगरों का अच्छा खासा सम्मान था। इस समाज में लाइफ की क्वालिटी पर अच्छा खासा जोर होता था। शहर के हर घर में एक प्राइवेट वॉशरूम और कचरा निकालने वाली नालियाँ थी। अब यहाँ पर ना आप एक गहरा अंतर समझिए। मेसोपोटामिया में जल निकासी और सफाई की फैसिलिटी केवल महल या फिर बहुत अमीर लोगों के पास थी, लेकिन हड़प्पा में ये एक यूनिवर्सल राइट की जैसी थी। ये दिखाता है कि हड़प्पाई समाज आज की डेमोक्रेसी की तरह सोशल जस्टिस और पब्लिक हेल्थ को लग्जरी से ऊपर रखता था। अब महिलाओं के आधार पर देखें तो मातृदेवी की मूर्तियों के आधार पर इतिहासकार डीडी कौशाम्बी का मानना था कि हड़प्पा समाज मैट्रियार्कल यानी मातृ सत्तात्मक हो सकता था। वहीं मेसोपोटामिया के बारे में माना जाता है कि वो समाज बड़े तौर पर पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाएं यहाँ पर सेफ थी, उन्हें ट्रेड की आज़ादी थी और वो अपनी प्रॉपर्टी भी रख सकती थी। द वंडर दैट वॉज इंडिया में एल्बाशम बताते हैं कि हड़प्पा के लोग दुनिया के सबसे अनोखे लोग थे, क्योंकि उन्होंने बिना किसी सेना या किसी भव्य महल के बिना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। उनका साम्राज्य असल में डर पर नहीं बल्कि ट्रेडिंग रूल्स पर आधारित था। इसे पुख्ता करते हैं पुरातात्विक सबूत। मेसोपोटामिया की खुदाई में अगर दूसरी तरफ देखें तो बहुत बड़े लेवल पर आपको भाले, तलवारें, रथ और युद्ध के डरा देने वाले डायग्राम या चित्र मिलते हैं जो उनकी मिलिट्री ताकत को दिखाते हैं। इसके उलट हड़प्पा में ना तो ढाल मिलती है, ना हेलमेट और ना ही युद्ध का कोई बड़ा निशान। महानता की बहस में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पॉइंट है, एक तरफ मेसोपोटामिया की मिलिट्री ताकत थी तो दूसरी तरफ हड़प्पा का पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इन सब के बाद यू विल बी शॉक्ड टू नो कि हड़प्पा में जहां इस तरह से बराबरी देखने को मिलती है, वहीं मेसोपोटामिया की सोसाइटी में एक बड़े लेवल पर स्लेव्स देखने को मिलते हैं। अगर इस सभ्यता ने लोगों को लिखना सिखाया, ट्रांसपोर्ट के लिए पहिए के इस्तेमाल को सिखाया, तो दूसरी तरफ समाज से स्लेवरी भी यहाँ से निकली, जिनकी हालत कीड़े मकोड़ों से कम नहीं थी। ज़्यादातर लोग जंग में पकड़े गए कैदी या कर्ज ना चुका पाने वाले लोग थे। इनके पास कोई अधिकार नहीं होते थे। हालांकि हड़प्पा के बारे में हमें उतना नहीं पता, लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता में लिखित कानून से समाज चलता था। मेसोपोटामिया के राजा हम्मुराबी ने अपना कोड बनाया था जिसे हम्मुराबी कोड कहते हैं, और इन कानूनों में आंख के बदले आंख जैसे सख्त कानून थे, जो बताता है कि समाज में डिसिप्लिन और सजा का कितना महत्व था। अब आते हैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि दोनों ही सभ्यताओं की इकोनॉमी कैसी थी, लिखने पढ़ने की क्या परंपरा थी और ट्रेड कैसा था, क्योंकि ये किसी सभ्यता की असली पहचान होती है। इस बेसिस पर अगर आप मेसोपोटामिया को देखें तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था राइटिंग सिस्टम को डेवलप करना। लगभग 3200 ईसा पूर्व में सुमेरियन सभ्यता जब थी तब क्यूनिफॉर्म लिपि विकसित हुई। शुरुआत में इसका इस्तेमाल होता था अनाज की क्वांटिटी, लेबर्स का नंबर, इन सबको देखने के लिए। फिर बाद में इसी स्क्रिप्ट को यूज किया गया लॉ, लिटरेचर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के साथ साथ रिलीजियस टेक्स्ट को लिखने के लिए। ये सारे अभिलेख हजारों की संख्या में मिलते हैं, जिससे मेसोपोटामिया की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। इससे अलग हड़प्पा सभ्यता में अभी भी राइटिंग को पढ़ा नहीं जा सका है। यूट्यूब पर कई वीडियोज है कि इन्होंने डिकोड कर लिया, उन्होंने डिकोड कर लिया, लेकिन ऑफिशियली अभी तक ये डिकोड नहीं हो पाया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेनली तांबों के पत्रों पर और बर्तनों पर कुछ चिन्ह मिलते हैं। बहुत सारे अभिलेख अगर उनको माना जाए तो बहुत छोटे छोटे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये शायद आइडेंटिटी के लिए, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेटिव चिन्हों की तरह इस्तेमाल होते थे। हिस्टोरियंस मानते हैं कि हड़प्पा की स्क्रिप्ट का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड होता होगा, रोजाना की लाइफ में इसका इस्तेमाल नहीं करते होंगे, जैसे कि हमें सिंधु घाटी में देखने को मिलता है। यही वजह है कि हमें सिंधु सभ्यता के सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस एस्पेक्ट की डिटेल्स सीधे तौर पर नहीं मिलती, बल्कि हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से अंदाजा लगाना पड़ता है। अब आखिर में बात करते हैं दोनों ही सभ्यताओं के बेस पर, यानी कि उनकी इकोनॉमी के बारे में। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये दोनों ही सभ्यताएं एग्रीकल्चर बेस्ड थी, लेकिन उनका ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग था।
मेसोपोटामिया में जो खेती होती थी उस पर कंट्रोल मेनली मंदिर और राजा के इंस्टीट्यूशंस का था। सिंचाई, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर, ये सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में थे। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इसी मेसोपोटामिया में अनाज के तौर पर टैक्स लिया जाता था। यही टैक्सेशन सिस्टम बाद में पूरी दुनिया ने भी अपनाया। जब राजा ये टैक्स कलेक्ट करता था तो बाद में इसे लेबर्स और सोल्जर्स में बांट भी दिया जाता था। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है मेसोपोटामिया में। वहीं हड़प्पा सभ्यता में एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सेंट्रलाइज नहीं था। यहाँ इकोनॉमी डिसेंट्रलाइज ज़्यादा थी। कहने का मतलब कि राजा के पास शायद ज़्यादा ताकत नहीं थी। आर्कियोलॉजिकल सोर्स बताते हैं कि यहाँ पर किसान, शिल्पकार और व्यापारी ज़्यादा आज़ाद रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो उस समय सभ्यताओं में बहुत रेयर हुआ करती थी। इसके अलावा यहाँ पर लोग गेहूं, जौ और दालों की खेती भी करते थे। खेती से अलग हटें तो बहुत बड़ा डिफरेंस था ट्रेड के स्ट्रक्चर में। देखो, मेसोपोटामिया जहाँ पर डेवलप हुआ वहाँ नदियाँ तो थीं, तो एग्रीकल्चर तो डेवलप हुआ, लेकिन यहाँ पर लकड़ी, मेटल और कीमती पत्थरों की कमी थी। इसलिए यहाँ के लोग दूर दराज के एरिया से ट्रेड पर डिपेंडेंट थे। ज़्यादातर इन लोगों का ट्रेड मेलुहा नाम की जगह से होता है। मेलुहा वर्ड को अक्सर इतिहासकार सिंधु घाटी से जोड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हड़प्पा की मोहरें मिली हैं मेसोपोटामिया में, वो कहीं ना कहीं सबूत देती हैं कि सिंधु और मेसोपोटामिया सभ्यता में बड़े लेवल पर ट्रेड होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लैंड रूट और सी रूट दोनों का इस्तेमाल करते थे। जैसे गुजरात के लोथल में मिला डॉकयार्ड इस बात का सबूत है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सी ट्रेड का अच्छा खासा नॉलेज था। ये लोग मन के, तांबे की चीज़ें, कपास और कीमती पत्थर एक्सपोर्ट करते थे। इसके बदले में इन लोगों को शायद चांदी, टिन और ऊनी कपड़े मिलते थे। अगर टेक्नोलॉजी के लेवल पर देखें तो दोनों ही सभ्यताओं की प्रायोरिटी बहुत अलग अलग थी। मेसोपोटामिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है पहियों का। ये पहिए न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल हो रहे थे, बल्कि इसके साथ साथ कुम्हार की चाक से लेकर जंग में इस्तेमाल होने वाले रथों में ये पहिए लगाए जाते थे। ऐसे ही मैथमेटिक्स में जो 60 बेस्ड नंबर सिस्टम है, इसे भी इन्होंने डेवलप किया। मेसोपोटामिया ने ही दुनिया को राशि यानी ज़ोडिएक और सर्कल के 360 डिग्री होने का कॉन्सेप्ट दिया। वहीं हड़प्पा की महानता इनके बाइनरी और डेसिमल वेट सिस्टम में दिखती है। उन्होंने 1, 2, 4, 8 से लेकर 160 और 320 जैसे स्टैंडर्ड वेट्स बनाए थे। यानी कि एक तरफ एस्ट्रोनॉमी में मेसोपोटामिया आगे था, तो दूसरी तरफ एक्यूरेट माप तौल और कमर्शियल मैथमेटिक्स में हड़प्पा का कोई मुकाबला नहीं था। अब जहाँ तक सवाल आता है डिक्लाइन का, तो सिंधु सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ। इसके पीछे की वजह बताई जाती है मेनली क्लाइमेटिक चेंजेस, जैसे कि क्लाइमेट में सूखापन आ जाना, नदियों का रास्ता बदल देना और ख़ास तौर पर घग्गर हाकरा नदी का सूख जाना। सिंधु सभ्यता का पतन अचानक डिस्ट्रक्शन नहीं था, बल्कि शहरी जीवन का एक धीरे धीरे डिक्लाइन था, जिसके बाद लोग छोटे छोटे ग्रामीण समुदायों में बस गए। वहीं मेसोपोटामिया का इतिहास बिल्कुल अलग है। यहाँ एक के बाद एक कई बार डिक्लाइन हुआ और कई बार ये सभ्यता उठ खड़ी हुई। जैसे कि पहले सुमेरियन आई, फिर अकाडियन आई, फिर असीरियन और बेबीलोनियन। ये सभी ताकतें एक दूसरे की जगह लेती रहीं और टाइम बीतता रहा। जंग, हमले और क्लाइमेटिक चैलेंजेस जैसे बहुत ज़्यादा सिंचाई से मिट्टी का खारापन हो जाना, इस सभ्यता के डिक्लाइन के ये सब मेन कारण थे। इन सब के बावजूद मेसोपोटामिया की कल्चरल ट्रेडिशंस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, वो अगली सभ्यताओं में मिलती हुई चली गई। आखिर में कहूँ कि सवाल अगर ये हो कि सभ्यता की नींव किसने रखी, तो एक पक्ष में उत्तर इसका नहीं जा सकता। टाइमलाइन और राइटिंग के बेसिस पर मेसोपोटामिया ने पहले शहरी राज्य, कानून और अभिलेखीय परंपरा को डेवलप किया। लेकिन अगर हम सभ्यता की नींव को एक ऑर्गेनाइज्ड अर्बन लाइफस्टाइल और पब्लिक फैसिलिटीज़ और उसके साथ साथ सोशल बैलेंसिंग के तौर पर देखें, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक अलग और ज़्यादा एडवांस मॉडल दिखाती है। अब अगर आपको भव्यता और ताकत पसंद है तो मेसोपोटामिया आपको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जहाँ पर जो कॉमन मैन है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा गरिमापूर्ण हो, सेफ हो, तो हड़प्पा आज के मॉडर्न वर्ल्ड के लिए भी एक मिसाल है। अब आपको इन दोनों सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता महान लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।